हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज के लेक्चर में हम स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमें पता है डेटा जो है स्पेशल होता है और नॉन स्पेशल होता है। स्पेशल डेटा के अंदर क्या है कि हमारे पास जो लोकेशन इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल रहती है हमारे पास। तो वो जो स्पेशल डेटा है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे पास, तो कौन कौन से उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। रास्टर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके भी हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन है, और वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर है उसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो उनके बारे में देखेंगे आज हम इस लेक्चर में। सबसे पहले स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर टू रिकंस्ट्रक्ट स्पेशियल डेटा मॉडल इन डिजिटल फॉर्म आर डिफाइंड एज स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर। तो जो भी हमारे पास स्पेशल डेटा रहता है, जो भी स्पेशल डेटा मॉडल होता है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके जो कंप्यूटर के यूजेबल फॉर्म में रहता है हमारे पास, उसको स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर कहता है। क्योंकि जीआईएस में क्या है, डिजिटल फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है हमारे पास। ठीक है। Many GIS software have specific capabilities for storing and manipulating attributes data in addition to spatial information। तो जो नॉन स्पेशल डेटा है उसके साथ साथ स्पेशल इंफॉर्मेशन को भी बहुत सारे जीआईएस सॉफ्टवेयर जो है वो उसको स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं हमारे पास। हाउएवर बेसिक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर इन जीआईएस आर मेनली वेक्टर एंड रास्टर। तो सबसे पहले रास्टर डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि जो भी स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है या तो वो रास्टर फॉर्म में होगा या फिर वेक्टर फॉर्म में होगा हमारे पास। तो रास्टर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि हमें पता है कि जो रास्टर डेटा होता है वो हमारे पास ग्रिड या फिर एरे ऑफ सेल्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है हमारे पास। तो रास्टर और ग्रिड डेटा स्ट्रक्चर्स रेफर टू द स्टोरेज ऑफ रास्टर डेटा फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस बाय द कंप्यूटर। देयर आर मेनली थ्री कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर सच एज सेल बाय सेल इनकोडिंग, रन लेंथ एनकोडिंग एंड क्वाड्री। तो जो रास्टर डेटा स्ट्रक्चर है उसके भी तीन फर्दर क्लासिफिकेशन है। जैसे सेल बाय सेल इनकोडिंग में हमारे पास रन लेंथ एनकोडिंग या फिर क्वाड्री के फॉर्म में हमारे पास डेटा को स्टोर किया जाता है। सबसे पहले सेल बाय सेल इनकोडिंग डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं कि दिस इज द सिंपलेस्ट रास्टर डेटा स्ट्रक्चर एंड इज करेक्टराइज बाय सब डिवाइडिंग अ जियोग्राफिक स्पेस इनटू ग्रिड सेल्स। तो जो सेल बाय सेल इनकोडिंग है वो हमारे पास रास्टर डेटा का फॉर्म है हमारे पास। तो जो भी डेटा होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ पे ग्रिड सेल के फॉर्म में स्टोर की जाती है हमारे पास। और हर एक पिक्सल जो है कुछ ना कुछ वैल्यू कंटेन करता है। जो भी हमारे पास फीचर रहेगा उसके रेस्पेक्ट में जो डिजिटल नंबर रहेगा वो एक सेल रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। A grid matrix and its cell values from for a raster are arranged into a file by row and column। तो जो डेटा रहता है वो हमारे पास सिंपल रास्टर फॉर्म में अवेलेबल रहता है। सेल बाय सेल एनकोडिंग करते हैं, मतलब कि हर एक सेल में उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं जो रियल वर्ल्ड में उस फीचर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर कोई भी सेल वैल्यू 1 रिप्रेजेंट कर रही है तो जितनी भी सेल्स हमारे पास वाटर बॉडी को या फिर जो भी फीचर को 1 रिप्रेजेंट कर रही है उससे सेल बाय सेल इनकोडिंग करेंगे, और जहाँ पर डेटा नहीं है वहाँ पे 0 करेंगे हमारे पास। ठीक है। तो अभी फिगर में भी देखेंगे कि डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEMs are best example for this method of data structure. In figure, value 1 represents gray cells and 0 has no data. This cell by cell encoding method can also be used for storage of data in satellite images। तो ये जो सेल बाय सेल इनकोडिंग मेथड है वो एक तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल के लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, क्योंकि हमारे पास वो भी रास्टर फॉर्म में रहती हैं, तो वो भी डेटा सेल बाय सेल इनकोडिंग के बेसिस पे स्टोर करती हैं हमारे पास। Most of the satellite images consist of multi-spectral bands and each pixel in a satellite image has more than one value। तो मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ बैंड्स रहते हैं हमारे पास, जो हर एक पिक्सल क्या एक से ज़्यादा वैल्यू कंटेन कर सकती है। मेनली 3 फॉर्मेट सच एज BSQ बैंड सिक्वेंशियल फॉर्म होता है हमारे पास, बैंड इंटरलिव्ड बाई लाइन्स होता है, एंड बैंड इंटरलिव्ड बाई पिक्सल्स। ये हमारे पास 3 फॉर्मेट्स होते हैं डेटा को स्टोर करने के, आर यूज टू स्टोर डेटा इन ए मल्टी स्पेक्ट्रल और मल्टी बैंड इमेजरी। क्योंकि हमारे पास पिक्सल की वैल्यू का एक से ज़्यादा रहती है हमारे पास हर एक पिक्सल वैल्यू। ठीक है। तो BSQ, BIL या फिर हमारे पास BIP फॉर्म में हमारे पास डेटा को स्टोर किया जाता है हमारे पास। जैसे हम बात कर रहे थे सेल बाय सेल इनकोडिंग की, तो इसमें देख सकते हैं जहाँ जहाँ डेटा अवेलेबल है हमारे पास वहाँ वहाँ वन वैल्यू है हमारे पास पिक्सल की। ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब कि इस एरिया में हमारे पास कोई ना कोई फीचर अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है। जिस फीचर को रिप्रेजेंट कर रही है उसकी वैल्यू 1 है, और जो डेटा कंटेन नहीं कर रही है उसकी वैल्यू वहाँ पर 0 है हमारे पास। तो ये सेल बाय सेल इनकोडिंग है कि हर एक सेल के बेसिस पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। रन लेंथ एनकोडिंग डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं कि रन लेंथ एनकोडिंग RLE एल्गोरिथम वाज डेवलप्ड
to handle the problem that a grid often contains redundant or missing data. When the raster data contains more missing data, the cell by cell encoding method cannot be suggested. तो जैसे अगर सैटेलाइट इमेजरी है, किसी सेंसर की वजह से हमारे पास किसी भी पिक्सल की वैल्यू जो है वो फीचर के बेसिस पे हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती है हमारे पास, तो मिसिंग डेटा हो जाता है या फिर रिडंडेंट हो जाता है हमारे पास उस पिक्सल वैल्यू में। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे रिडंडेंट डेटा हैं तो हमारे पास सेल बाय सेल इनकोडिंग वहाँ पे काम नहीं आएगी। वहाँ पे क्या हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर हेल्प करेगा, वो है रन लेंथ एनकोडिंग। इन RLE मेथड एडजेसेंट सेल्स अलोंग ए रो विद द सेम वैल्यू आर ट्रीटेड एज अ ग्रुप कॉल्ड ए रन। तो जो भी हमारे पास फीचर्स रहेंगे पिक्सल के अंदर, अब जो भी हमारे पास सेल्स रिप्रेजेंट कर रही हैं 1 1 1, तो ये क्या है, जितनी भी सेल्स है मान लीजिए यहाँ तक है, तो ये जो रो होगी वो हमारे पास एक ग्रुप की तरह एक्ट करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रन कहते हैं हमारे पास, ठीक है। इफ ए होल रो हैज ओनली वन क्लास इट इज स्टोर्ड एज द क्लास एंड द सेम एट्रीब्यूट्स आर केप्ट विदाउट चेंज। क्योंकि हमारे पास वो सेम फीचर को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसके एट्रीब्यूट्स भी हमारे पास सेम रहेंगे हमारे पास, ठीक है, उस रो के। इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली स्टोरिंग द सेम वैल्यू फॉर ईच सेल, द वैल्यू इज स्टोर्ड वंस टुगेदर विद द नंबर ऑफ सेल्स दैट मेक्स द रन। तो उसमें क्या है, सेल बाय सेल एनकोडिंग में हर एक सेल को डेटा को स्टोर किया जाता था, बट रन लेंथ एनकोडिंग में मिसिंग डेटा को इसने एक तो ठीक कर दिया हमारे पास, उसके अलावा जो भी डेटा सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सेम फीचर को, और तो वो एक ही बार एक रन और नंबर ऑफ पिक्सल्स उसमें स्टोर किए जाते हैं कि उस रो में या फिर रन में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं और क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या फीचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके जो एट्रीब्यूट्स भी रहेंगे वो सेम हमारे पास स्टोर किए जाते हैं, हमारे पास एक ही बार स्टोर किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे कि रन लेंथ एनकोडिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीगन इन द फिगर, द स्टार्टिंग सेल and the end cell of each row denote the length of group and is generally called a run. RLE data compression method is used in many GIS packages and in standard image format. तो जैसे इसमें देखिए कि रो 4 है हमारे पास, 1 2 3 4th रो में हमारे पास क्या है, 1 से 8 वाली जो सेल्स हैं वो डेटा कंटेन कर रही है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वैसे ही हमारे पास ये क्या कहलाता है, एक रन कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा रो 5 में देखेंगे तो 4 to 7 जो सेल्स हैं, पिक्सल्स हैं हमारे पास, वो डेटा कंटेन कर रही है हमारे पास। तो ये जो स्टोरेज है, रन लेंथ एनकोडिंग है, कि हमारे पास एक ही बार इसके रन को स्टोर किया जाता है जो सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास, और फिर उनके फीचर्स को और जो उसका एट्रीब्यूट डेटा है उसको भी एक ही बार स्टोर किया जाता है। सेम एट्रीब्यूट डेटा रहेगा हर एक पिक्सल का, क्योंकि वो सेम फीचर को रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास। तो ये क्या है, हमारे पास रन है कि रो 4 में कहाँ से कहाँ तक नंबर ऑफ सेल्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। रो 5 रो 6 रो 7 और रो 8 में देखेंगे तो एक एक पिक्सल है, मतलब 7 7 जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो पिक्सल शो कर रही है हमारे पास। फिर 8 to 10 है, 8 to 10 है हमारे पास इन रो 9 एंड रो 10। तो ये क्या हमारे पास रन लेंथ एनकोडिंग डेटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो है वो है क्वार्टरी डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि टू कंप्रेस द डेटा एज वेल एज टू सेव द स्पेस इन ओरिजिनल ग्रिड, क्वार्टरी डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड। तो मतलब कि क्वार्टरी डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक तो स्टोरेज कम रिक्वायरमेंट रखता है, ठीक है। तो एक क्वार्टरी वर्क्स बाय डिवाइडिंग ग्रिड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स फॉर द अवेलेबल डेटा। द अवेलेबल डेटा क्वाड्रेंट्स इज अगेन स्प्लिट इनटू द 4 हाफ साइज क्वाड्रेंट and so on until the individual pixel is reached. The attribute data for all the pixels of the quadrant remains the same even if it is divided. तो क्वाड्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जो भी डेटा अवेलेबल है उसको क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक इमेज है या फिर रास्टर डेटा अवेलेबल है हमारे पास, इसको हमने डिवाइड किया पहले 4 क्वाड्रेंट में। अब ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये हमारे पास पूरा क्वाड्रेंट बी हो गया हमारे पास, ये सी हो गया, ये डी हो गया हमारे पास। तो इसमें देखेंगे कि ए हमारे पास कोई डेटा को रिप्रेजेंट कंटेन नहीं करता है हमारे पास, सी में नहीं है, डी में नहीं है, बट बी में है हमारे पास। तो बी को हमारे पास फर्दर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, तो वो कौन कौन से हो गए हमारे पास, B1 B2 B3 B4। और इसमें भी देखेंगे हमारे पास कि B3 पूरा का पूरा डेटा सेम कंटेन कर रहा है, तो इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया है। और जो ये B4 है उसमें हमारे पास कुछ पिक्सल्स जो हैं वो डेटा को कंटेन करती हैं, कुछ नहीं करती हैं हमारे पास। तो इसको हमने जब तक डिवाइड किया जब तक के
इंडिविजुअल पिक्सल तक नहीं पहुंच गए, तो इसको हमने फिर फर्दर चार क्वाड्रेंट से डिवाइड करते हैं हमारे पास, तो इसको फर्दर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, तो B41 हो गया, B42 हो गया, B43 हो गया, B44 हो गया हमारे पास। तो जो भी हमारे पास डेटा होता है, जैसे हमारे पास कोई इमेज हो गया तो नोड हो गया हमारे पास। अब इससे देखेंगे हमारे पास A B C D। अब B हमारे पास डेटा कंटेन करता है, ठीक है, तो B को हमने फर्दर डिवाइड किया 4 क्वाड्रेंट में। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करने के बाद B1 B2 B3 B4, तो B3 तो हमारे पास पूरा का पूरा डेटा कंटेन करता है, इसलिए इसको फिल कर दिया हमारे पास, ठीक है, इन हो गया हमारे पास। अब B4 के अंदर क्या हुआ कि फर्दर क्लासिफिकेशन किया और सिंगल पिक्सल तक पहुंच गया हमारे पास, तो इसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे हमारे पास। तो इसमें देखेंगे कि B41 जो है वो डेटा कंटेन करता है, बाकी जो 3 है वो डेटा कंटेन नहीं करता। तो हमारे पास क्या है कि सिंगल पिक्सल तक पहुंचना है, 4 क्वाड्रेंट डिवाइड करके। क्वाड्री नाम है हमारे पास, क्वाड्री डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो फुल हमारे पास क्वाड्रेंट अगर डेटा कंटेन करता है उसको फिल कर देना, और अगर फर्दर डिवीजन करना है तो उसको नोड में रिप्रेजेंट करना है हमारे पास, ठीक है। तो जो फर्दर डिवीजन है वो नोड में रिप्रेजेंटेशन है, और आउट मतलब डेटा नहीं है हमारे पास, इन का मतलब है कि फुल्ली डेटा है अपने पास अपने उस पिक्सल के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो भी डेटा होगा उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है, जो डेटा कंटेन करता है उसको फिर से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है, जो पूरा क्वाड्रेंट हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा डेटा को उसको फिल कर देना है, हमारे पास इन हो जाएगा। फिर जो सिंगल पिक्सल तक पहुंचना है, तो जो पिक्सल हमारे पास डेटा कंटेन करती है उसको फिल कर देना हमारे पास, तो वो इन हो जाएगा। तो ये क्वाड्री डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, कि स्टोरेज जो चाहिए होता है वो इसमें कम चाहिए होता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसमें एक क्वाड्रेंट से ही हमारे पास पूरे एक ही जितनी पिक्सल्स हैं उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें डेटा नहीं है हमारे पास, ठीक है। सेल बाई सेल इनकोडिंग में तो हमारे पास पूरे हर एक सेल की जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या था, रास्टर डेटा स्ट्रक्चर था। अब देखते हैं हम वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर। तो जो हमारे पास वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें जितनी भी जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन होती है उसको पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास। Vector data structures are now widely used in GIS and computer cartography. This data structure has an advantage in deriving information from digitization and is more exact in representation of complex features such as administration boundaries, land parcels, etc. तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल था उसमें हमारे पास डिस्क्रीट फीचर को रिप्रेजेंट किया जा सकता था। ने भी देखा था कि in early years vector files were simply lines and were having only starting and ending points. The vector file consists of a few long lines, many short lines, or even a mix of the two. The files are generally written by in a binary or ASCII form, code which refers to a set of codes used to represent alphanumerical characters in the computer data processing. और कुछ हमारे पास लॉन्ग हो सकती है लाइन, कुछ शॉर्ट हो सकती है, या फिर दोनों लाइन हो सकती है हमारे पास। तो इन फाइल्स के लिए रिटर्न किया जाता है, जैसे बाइनरी कोड होता है 100101001, और या फिर हमारे पास एस्की फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके फॉर्म में हमारे पास जो भी क्योंकि कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन जो रहती है हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में रहती है, अगर हमें एट्रीब्यूट डालना है तो उसमें उसके फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तो अल्फा न्यूमेरिकल करेक्टर्स जो होते हैं हमारे पास कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए, या फिर जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेसिंग के लिए बाइनरी या एस्की लगता है हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट या फीचर्स वेक्टर डेटा से रिप्रेजेंट किए जाते हैं हमारे पास। तो जो वेक्टर डेटा है स्पेक्ट्री डेटा मॉडल के अंदर मे नॉट बी यूजेबल बाय जीआईएस, क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है और कोई की नहीं बनेगी हमारे पास उनको इंटर रिलेट करने के लिए हमारे पास। However, most of the systems still use this basic data structure because of their standard format. जैसा एग्जांपल हो गया मैपिंग एजेंसीज स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्मेट, तो कुछ एजेंसीज को अभी स्पेक्ट्री डेटा मॉडल को यूज करती हैं हमारे पास टू एक्सप्रेस द स्पेशल रिलेशनशिप more accurately between the features. The concept of topology has evolved. Topology can explain the spatial relationships of adjacent connectivity and containment between
स्पेशल क्लासिफाई किया गया है, एक तो टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर होगा, दूसरा वहाँ पर नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो टोपोलॉजी जो है वो इंटर रिलेशनशिप या स्पेशल रिलेशनशिप शो करती है ऑफ दैट सेंस, कनेक्टिविटी क्या है उनके, और फिर कंटेनमेंट बिटवीन द स्पेशल फीचर। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास स्पेशल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है हमारे पास, ठीक है। Topological data are useful for detecting and correcting digitizing errors. Example, two streams do not connect perfectly at an intersection point. Therefore, topology is necessary for carrying out some types of spatial analysis such as network and proximity. कोई भी डिजिटाइज किसी मैप को डिजिटाइज किया और दो रिवर्स के जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसको सही से कनेक्ट नहीं किया, तो टोपोलॉजी क्या है उसके पता चल जाएगा टोपोलॉजी से कि वो इंटर रिलेट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो एरर अवेलेबल है उसमें, बट इसीलिए जो टोपोलॉजी वाला फॉर्म है हमारे पास, जो इंटर रिलेशनशिप स्पेशल रिलेशनशिप बताता है हमारे पास, वो क्या है कि प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस करना है आपको या फिर नेटवर्क एनालिसिस करना है, क्योंकि ये हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं उनको फॉलो करना है किसी भी डेटा के ऊपर। तो टोपोलॉजी वाला जो डेटा है वो बहुत यूजफुल रहता है हमारे पास। देयर आर मेन कॉमनली टू डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन वेक्टर जीआईएस डेटा स्टोरेज विच, एक तो टोपोलॉजिकल होगा, एक नॉन टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होगा। तो टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर में क्या है कि स्पेशल रिलेशनशिप दिखाया जाता है। तो देखते हैं कि टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर इज ऑफन रेफर टू एज एन intelligent data structure because special relationships with geographic features are easily derived when using them. Because of this reason, special data structure is important in undertaking complex data analysis. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो उसका एनालिसिस करना है तो हमें टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रहती है हमारे पास, ठीक है। इन ए टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर लाइंस कैन नॉट ओवरलैप विदाउट ए नोड, whereas lines can overlap without nodes in a non topological data structure, जैसे स्पेक्ट हो गया। तो हमारे पास कोई भी दो रिवर क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो ओवरलैपिंग है वो टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर में नोड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बट स्पेक्ट्रम मॉडल में ऐसा नहीं है, वो ओवरलैप कर सकती हैं हमारे पास, ठीक है। या फिर नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास वो ओवरलैप कर सकती हैं दो लाइन्स जो है हमारे पास। The arc node topological data structure is now used in most of the systems. In the arc node data structure, the arc is used for the data storage and it also works when it is needed to reconstruct a polygon. जो टोपोलॉजिकल डाटा स्ट्रक्चर है वो जनरली आर्क नोड को फॉलो करता है। फिगर में हम समझेंगे कि हमारे पास जो आर्क है उसके फॉर्म में पॉलीगन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो आर्क नोड टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है डायग्राम में देखेंगे तो उसमें क्या है कि पहले टास्क पॉइंट डेटा इज स्टोर्ड and linked to the arc type. Arc is an line segment and its structure is given to the node refers to the endpoint of the line type. तो node जनरली पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पॉइंट हो गया हमारे पास और आर्क जो है हमारे पास लाइन हो गया, इसके बेसिस पे हम क्या पॉलीगन को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे पास। तो आर्क जो है लाइन होता है, ठीक है। तो पॉइंट होता है ये स्टोर्ड एंड लिंक्ड टू द आर्क टाइप। तो जो आर्क होता है वो लाइन सेगमेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर अभी हम फिगर में देखेंगे। नोड जो होता है वो एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कनेक्ट करता है। The arc has information not only related to that particular arc but also its neighbor in geographic space. तो ये जो arc कोई पॉलीगन है रिप्रेजेंट किया तो उसके नैबर रीजन में क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन सा पॉलीगन को राइट साइड है, कौन सा पॉलीगन बी लेफ्ट साइड है, मतलब वो नैबर इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास आर्क जो है उससे कंटेन करता है हमारे पास, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है आर्क फाइल हमारे पास, तो कोई भी पॉलीगन होगा हमारे पास, ये आर्क हो गया हमारे पास जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या नोड से रिप्रेजेंट है N1 और N2। अब इसमें ए हमारे पास है लेफ्ट पॉलीगन, बी हमारे पास है राइट पॉलीगन, क्योंकि ये स्टार्टिंग जो है वो N1 नोड है और एंड जो नोड है वो है हमारे पास N2। तो लेफ्ट में हमारे पास ए पॉलीगन है, बी ये हमारे पास राइट में पॉलीगन है। तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट पॉलीगन ए है, राइट पॉलीगन बी है। फ्रॉम कहाँ से N1 नोड से है, टू कहाँ से N2 नोड में। आर्क हमारे पास 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। आर्क 1 की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यही टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है जो आर्क नोड डेटा फॉर्म में स्टोर करते हैं यहाँ पर। कैसे किसी पॉलीगन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है वो चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं और उसके नेबरहुड इन्फॉर्मेशन भी देख रहे हैं। तो N1 N2 N1 N2 एज पर वाइज कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन दोनों नोड के यहाँ पर। तो ये क्या आर्क के फॉर्म में और नोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है कोई भी
डेटा होता है टोपोलॉजिकल डेटा, इट इंक्लूड्स द आर्क नंबर ऑफ द नेक्स्ट कनेक्टिंग आर्क एंड द पॉलीगन नंबर। एग्जांपल ए जो हो गया वो लेफ्ट पॉलीगन हो गया, बी जो हो गया वो राइट पॉलीगन हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि लेफ्ट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो n1 नोड है और एंड पॉइंट जो है वो n2 नोड है। तो हमारे पास ये डायरेक्शन हो गई, तो ये लेफ्ट हो गया और ये यहाँ पर राइट हो गया हमारे पास, ठीक है। The arc forms areas of polygons and the polygon identifier number is the key for constructing a polygon. Some important vector data structures are such as topologically integrated, geographic encoding and referencing and data coverage data structure। तो ये जो टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है इसको फर्दर दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं हमारे पास। एक तो टाइगर है हमारे पास टोपोलॉजिकली इंटीग्रेटेड जियोग्राफिक एनकोडिंग एंड रेफरेंसिंग, दूसरा जो है हमारे पास कवरेज डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा बेसिक देखेंगे इस यूनिट के अंदर, फिर थर्ड यूनिट में डीबीएमएस को अच्छे से कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही, और ये जो टाइगर है और कवरेज डेटा स्ट्रक्चर है, नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज के वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे पास, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को, और हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कीजिए जहाँ पर पीडीएफ नोट और बाकी अपडेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास। और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।